स्टूडेंट्स, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कैपेसिटेंस, और इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 भी कहा जाता है। कैपेसिटर क्या होता है, सबसे पहले यह समझते हैं। कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर चार्ज एंड पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा डिवाइस जो चार्ज स्टोर करता है, और ऑब्वियसली वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, क्योंकि चार्ज है तो वहां पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर की मेजरमेंट है, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी की। और इसे हम कुछ इस तरह से देखते हैं। इसकी यूटिलिटी आपको पता होना चाहिए। जब हमने सर्किट देखे होंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक, तो उसमें इस तरह की कुछ डिवाइसेस आपने देखी होगी, जिसमें 2 वायर लगे होते हैं, सिलेंड्रिकल होती है नॉर्मली। इसके अंदर पेपर कैपेसिटेंस होता है। दोनों वायर से डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स कनेक्ट अटैच होते हैं, और उनको फोल्ड करके रखा जाता है, जस्ट लाइक 2 प्लेट्स। तो इस तरह की डिवाइस हमारे सर्किट्स में यूज होती है। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर। पहले इन्हें कंडेंसर भी कहा जाता था, कंडेंसर। तो यह कंडेंसर बड़ा लगा होता है। कंडेंसर वर्ड आज भी आपने देखा होगा, इतना बड़ा व्हाइट होता है, आपके फैंस वगैरह में यूज होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंडेंसर। तो नाम अलग है। कैपेसिटर डिवाइस हो गई हमारी, जिसका काम चार्ज स्टोर करना है, और यह चार्ज फिर से हमें मिलता है, और यह पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है स्लोली या फास्टली अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द डिवाइस। तो डिवाइस का कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे हम, और कौन सी डिवाइस कैसे चार्ज स्टोर करती है, यह देखना है हमें। और सबसे पहले कैपेसिटेंस का कंसेप्ट समझते हैं। एक कैपेसिटेंस को हमने किस तरह से डिफाइन किया है। तो आइए देखते हैं कैपेसिटेंस को हम एक आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस किस तरह से होता है। यदि हम एक बर्तन लेते हैं, उस बर्तन में हम वाटर या ऐसा कोई लिक्विड फिल करते हैं, तो जैसे जैसे आप वाटर की क्वांटिटी सपोज क्यू फिल करेंगे, लिक्विड लेवल राइज होता जाएगा। द कैपेसिटी इज दिस वॉल्यूम। पूरी कैपेसिटी की बात करें तो पूरा वॉल्यूम हो जाएगा, लेकिन कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस क्या होगा। दिस इज सपोज हाइट h। तो यहां इस वाटर का जो कैपेसिटेंस होगा वह Q बाय h होगा। आप अच्छे से देख सकते हैं, अगर h कम है, h कम है, किसके लिए h कम होगा, जिस बर्तन की सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सेम अमाउंट अगर आप इसमें भी डालेंगे तो इसके लिए h कम होगा, यानी इसका कैपेसिटेंस ज्यादा है। इसका कैपेसिटेंस ज्यादा है। हाइट मत देखिए, आप यह देखिए कम हाइट तक फिल होगा। टोटल हाइट विल डिफाइन द कैपेसिटी। कितनी कैपेसिटी है तो टोटल वॉल्यूम होगा। तो आइडियल केसेस में हम देखते हैं। तो आइए आगे देखते हैं हम। तो हम देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, सपोज किसी भी शेप का कोई कंडक्टर है, उस पे चार्ज Q प्रोवाइड किया जाए तो क्या होगा। चार्ज Q प्रोवाइड किया जाए तो उसका वोल्टेज V होगा। ऑब्वियसली ये इंक्रीज होगा वोल्टेज। अगर आपने उस पर चार्ज इनपुट किया है तो वोल्टेज इंक्रीज होगा। तो साफ देख सकते हैं यहां जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वह चार्ज के प्रोपोर्शनल है। तो कैपेसिटेंस जो डिफाइन है कुछ इस तरह से। कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज चार्ज पर वोल्ट। तो कैपेसिटेंस जो हो जाएगा Q, दैट इज द चार्ज गिवन या चार्ज होल्ड बाय द कंडक्टर डिवाइड बाय द वोल्टेज। सो दिस इज द कैपेसिटेंस। यूनिट क्या हो जाएगी कैपेसिटेंस की, C की यूनिट क्या होगी, दिस इज कूलम बाय वोल्ट, एंड दैट इज इक्वल टू, कूलम बाय वोल्ट को हम कहते हैं फैराड। कैपेसिटेंस की यूनिट होती है यूनिट ऑफ C, दैट इज कैपेसिटेंस, इज इक्वल टू फैराड, जिसे हम कहते हैं कैपिटल F। कई बार कैपिटल F भी कहा जाता है इसे, इनफैक्ट कैपिटल F ही कहा जाता है। और यहां F के बजाय म्यू F, दैट इज माइक्रोफैराड, दिस इज कॉल्ड म्यू F, माइक्रोफैराड।
10 to the power minus 6 farad, और से माइक्रोफैरड या पिकोफैरड, that is small p into f, that is 10 to the power minus 12, that is picofarad. तो ये छोटी यूनिट्स है, ये यूज होती है। फैराड तो बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है नॉर्मली। तो आपको ऐसी डिवाइस चाहिए जो चार्ज स्टोर करती है, लेकिन आप उस पर चार्ज स्टोर कराने की एक लिमिट ही देखेंगे, क्योंकि आप चार्ज देते जाएंगे तो उस पर पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा पोटेंशियल बहुत इंक्रीज हो जाएगा तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन होगा मतलब आसपास की जो मीडियम है, एयर है, तो उस एयर वाले मीडियम में यह चार्ज फ्लो हो जाएगा, क्योंकि एकदम से ज्यादा वोल्टेज होने पर एयर भी कंडक्शन करने लग जाएगी। एयर के मॉलिक्यूल्स ब्रेकअप हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स और आयंस बनेंगे और वहां से करंट फ्लो हो जाएगा, क्योंकि चार्ज हमेशा हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा और जो भी मीडियम होगा उसमें से चार्ज फ्लो हो जाएगा और यहां से चार्ज खत्म हो जाएगा। तो आप एक लिमिट तक ही चार्ज इसको दे सकते हैं, उससे ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस। चलिए मैंने इसको चार्ज दे दिया Q। तो पहला फैक्टर मैं क्या देखता हूं? पहला फैक्टर यह देखता हूं कि इस पर चार्ज मैंने Q दिया, वोल्टेज हो गया V। इसके पास अगर मैंने एक दूसरा कंडक्टर लगा दिया तो क्या होगा? दूसरा कंडक्टर से क्या होगा? इस कंडक्टर पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और बैक साइड पर पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। तो इस कंडक्टर का इफेक्ट इसके पोटेंशियल पर क्या होगा? इस नेगेटिव के कारण यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल होगा, इस पॉजिटिव के कारण यहां पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, लेकिन यह पॉजिटिव दूर है या नेगेटिव पास है, इसलिए नेगेटिव का इफेक्ट इस पॉजिटिव के इफेक्ट से ज्यादा होगा यहां पर, और इस नेगेटिव के कारण यहां पर एक नेगेटिव हो जाएगा, इस पॉजिटिव का से थोड़ा ज्यादा नेगेटिव होगा। तो ओवरऑल इसके कारण यहां जो पोटेंशियल इंड्यूस होगा वो नेगेटिव होगा, तो इसका पोटेंशियल थोड़ा सा V से कम हो जाएगा। तो इसकी प्रेजेंस के कारण इसका पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर टू चार्ज्ड कंडक्टर। दैट इज वेरी सिंपल। दूसरी चीज, अगर मैंने इसे ग्राउंड कर दिया, अगर मैंने इसे ग्राउंडेड कर दिया तो क्या होगा? ग्राउंड करने से यह पॉजिटिव ग्राउंड में चले जाएगा, तो यहां कोई चार्ज नहीं बचेगा, यह चार्ज खत्म हो जाएगा, यह चार्ज खत्म हो जाएगा, यह चार्ज खत्म हो जाएगा। तो इस पॉजिटिव के जाने से सिर्फ नेगेटिव बचेगा यहां पर, और इसका पोटेंशियल अब ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यह पॉजिटिव वाला इफेक्ट जो था वो खत्म हो गया था, अब और कम हो जाएगा पोटेंशियल। तो कीपिंग अ ग्राउंडेड कंडक्टर नियर टू अ चार्ज कंडक्टर। तो चार्ज कंडक्टर के पास अगर हम ग्राउंडेड कंडक्टर रखें तो इसकी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि हम चार्ज जितना दे रहे हैं तो इसका वोल्टेज उतना इंक्रीज नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो यह एक प्रकार से हम डिवाइस बना रहे हैं। अभी हम सिर्फ एक आइसोलेटेड कंडक्टर की बात कर रहे थे, उसकी कैपेसिटी थी C/Q/V, उसका कैपेसिटेंस था C/Q/V। अब हम जो कुछ करने जा रहे हैं, दूसरे फैक्टर्स को यूज करते हुए ऐसा कुछ बनाने जा रहे हैं जिससे इसकी कैपेसिटी और बढ़ जाए। तो कैसे कैसे डिवाइस होती है आगे देखते हैं हम। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर्स होता है, तो वो तो हम देखेंगे, लेकिन प्रिंसिपल सबका एक ही है। तो आइए आगे देखते हैं हम। मेथड टू फाइंड कैपेसिटेंस। मेथड टू फाइंड कैपेसिटेंस, कोई भी डिवाइस हम आगे देखेंगे, जैसे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखेंगे, एक स्फेरिकल कैपेसिटर देखेंगे, या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर देखेंगे, या दो इस तरह से स्फेयर एक दूसरे के पास में, दिस इज द अनदर कैपेसिटर। तो बहुत सारी डिवाइसेस देखेंगे हम। तो इन सब डिवाइसेस का कैपेसिटेंस फाइंड करने की मेथड क्या है? मेथड यह है कि हम चार्ज क्यों इंड्यूस करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे इनफैक्ट,
Q charge will be introduced on conductors और प्लेट्स। तो यहां जो भी कंडक्टर है या प्लेट्स है, कंडक्टिंग प्लेट्स है, उन पर क्यू चार्ज इंट्रोड्यूस करेंगे। फर्स्ट स्टेप तो ये होगी। दूसरी स्टेप कैलकुलेट करेंगे हम, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल टू V। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे और इस तरह से इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं हम, और उस चार्ज जिसके कारण ये कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है, तो यह भी ऑब्वियसली इस चार्ज के कारण होगा जो चार्ज हम प्रोवाइड करेंगे यहां पर। अगर चार्ज यहां आप Q प्रोवाइड करते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या चार्जेस इंड्यूस होंगे, यह आपको अलग अलग कंडीशन में समझते हुए आना चाहिए। तो डिस्कस सबका करेंगे हम, लेकिन मेथड सबका एक ही है। चार्ज इंट्रोड्यूस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V, और कैपेसिटी हो जाएगा C is Q by V। यहां से V कैंसिल हो जाएगा। V की जो टर्म्स होगी, V में जो Q की टर्म्स होगी वो Q कैंसिल हो जाएगा इनफैक्ट। तो अल्टीमेटली यह केवल डिवाइस के ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है, कितने डिस्टेंस है और उनके बीच में क्या है, कैसा डाइलेक्ट्रिक है। तो हम देखते हैं आगे एग्जांपल्स कैसे फाइंड करते हैं, इस मेथड को कैसे यूज करते हैं। तो मेथड आपने देख ली, इसको यूज करते हैं अब हम देख रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। यह एक कंडक्टर है, कैपेसिटर नहीं, कैपेसिटर एक डिवाइस है, यह सिर्फ एक कंडक्टर है। तो इसकी भी कैपेसिटी होती है, सेम प्रिंसिपल यूज करते हैं हम। देखिए क्या होगा, अगर स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस R है, अगर इस पर हम चार्ज Q इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होगा। इसके पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। तो पोटेंशियल व्यू जो होगा वह Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। डाइलेक्ट्रिक का भी इफेक्ट होता है यहां पर इनफैक्ट। तो अभी हम डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट हमने देखा नहीं है, हमें पढ़ना चाहिए, ये बात भी पढ़ना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक का भी इफेक्ट होगा इसके कैपेसिटेंस पर। तो यहां पर हम Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R लेते हैं सिर्फ। तो ये हो गया इसका पोटेंशियल। अब हमने क्या देखा था, कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा Q बाय V। आप देख सकते हैं Q अपॉन V, V इज दिस, दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मैंने पहले ही कहा था Q डेफिनेटली कैंसिल होगा, Q कैंसिल होगा ही होगा, तो आपको मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर जो है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो गया। आप देख सकते हैं यह सभी कांस्टेंट्स हैं और R जो है इसका स्ट्रक्चर है, इसकी ज्योमेट्री है, चाहे यह सॉलिड हो या हॉलो हो, कैपेसिटेंस होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। तो आप एक बात जरूर समझिए कि यह कैपेसिटेंस जो है चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, वो उसके ज्योमेट्रिकल शेप पे डिपेंड करता है। साफ बात है, C डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, नॉट ऑन चार्ज ऑन इट। यह बात साफ दिख रही है। चार्ज इस पे कितना था उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मटका खाली हो कि भरा हुआ उसका कैपेसिटेंस तो होता ही है। मटका आपका खाली हो कि भरा हुआ उसकी कैपेसिटेंस होता है, उसकी कैपेसिटी होती है। तो इसी से चार्ज कंडक्टर की कैपेसिटी होगी। क्या चार्ज तो हम इंड्यूस करते हैं, तो कंडक्टर की कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करता आना चाहिए। आइए आगे देखते हैं और अब हम देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कंडक्टर। अगर चार्ज है तो वहां पोटेंशियल एनर्जी स्टोर जरूर है, और किस तरह से है। अगर चार्ज Q है, रेडियस R है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने देखा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा चार्ज कंडक्टर के लिए। और आपने पोटेंशियल देखा था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। लेकिन चार्ज Q यहां पर डायरेक्ट कैसे आया, आपने थोड़ा थोड़ा चार्ज दिया होगा, सपोज यू हैव
लेकिन चार्जिंग के प्रोसेस को समझिए। इनिशियली ये अनचार्ज था, इस पर आप डीक्यू चार्ज लाए, फिर थोड़ा सा डीक्यू चार्ज लाए, डीक्यू डीक्यू करके थोड़ा थोड़ा चार्ज इस पे लाते हैं, तो पोटेंशियल इसका इंक्रीज होता जाता है। तो एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है? एक्सटर्नल वर्क डन जो होता है वह पोटेंशियल इंटू डीक्यू हो जाएगा, क्योंकि आप डीक्यू चार्ज वी पोटेंशियल के अगेंस्ट यहां पर लाए हैं। क्योंकि आप एक बार चार्ज लाते हैं तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, फिर आप इस पर चार्ज लाते हैं तो आपको उस चार्ज को लाने के लिए वर्क डन करना होगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल है और डीक्यू सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर लाने पर आपको यहां तक चार्ज को लाने में वी पोटेंशियल के अगेंस्ट आपको वर्क करना होगा। तो इंफिनिटी से अगर आप यहां लाते हैं तो 0 टू वी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आपका, दैट इज वी। तो यह वी वेरिएबल है, तो आपको क्या करना होगा? आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए। जो वर्क एक्सटर्नल है वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, दैट इज द स्टोर्ड एनर्जी, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 था। तो यह वर्क एक्सटर्नल है आपका इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। तो कहां से कहां तक? 0 से लेकर क्यू चार्ज तक। और वी की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? वी की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू डी क्यू। फाइनल चार्ज को आप कैपिटल क्यू ले सकते हैं, स्मॉल क्यू भी ले सकते हैं, तो मैं स्मॉल क्यू ही ले रहा हूं यहां पर। तो देखिए, आप v की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दी, डी यू है तो डी यू को वी डी क्यू लिखा, v की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी। इसका इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, वर्क एक्सटर्नल जो है वही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, यह हो जाएगा क्यू डी क्यू, दैट इज क्यू स्क्वायर बाय 2। दिस इज सपोज क्यू नॉट फाइनल चार्ज, so it is q naught square divided by 4 pi epsilon naught r also 2, q naught square by 2 हो जाएगा लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद। q डी क्यू हो जाएगा q स्क्वायर बाय 2, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो q नॉट स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। यह तो c है तो सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा q नॉट स्क्वायर बाय ट्वाइस c। तो सीधी बात है, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला आप देखेंगे, दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c। और हमने पहले ही देखा है कि c की वैल्यू क्या होगी? c की वैल्यू होगी क्यू नॉट अपॉन v, v इज द फाइनल पोटेंशियल सपोज। तो c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए आप यहां पर क्यू नॉट बाय v, तो आपको फॉर्मूला मिलेगा क्यू नॉट इंटू वी, हाफ क्यू नॉट इंटू वी। या फिर आप v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्यू नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए cv, क्यू नॉट की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं cv, क्यू नॉट को आप लिख सकते हैं c इंटू वी। इसी फॉर्मूले को बार बार यूज करिए तो क्या होगा? क्यू नॉट वैल्यू हो जाएगा cv, cv यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो हो जाएगा cv स्क्वायर बाय 2। तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल कैपेसिटेंस, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल चार्ज, इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस, आप तीनों अलग अलग पेयर्स हैं और इनकी टर्म में पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं। यहां पर इस फॉर्मूले का आप बार बार यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का आप बार बार यूज कर सकते हैं। तो एनर्जी स्टोर निकाल लिया आपने यहां पर। आइए आगे देखते हैं हम एनर्जी स्टोर के लिए, हम आगे भी देखेंगे सिंपल कैपेसिटर के लिए भी यही फॉर्मूला होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, पहले भी हमने देखा था, अगर हमारे पास डिफरेंट रेडियस R1 और R2 के स्फीयर्स हैं तो इनकी कैपेसिटेंस डिफरेंट डिफरेंट होगी। सपोज हम इन पर चार्ज Q1 और Q2 देखते हैं, तो क्या होगा यदि हम इन्हें कनेक्ट कर दें कंडक्टिंग वायर से, एक दूसरे से काफी दूर रही है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इससे इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं हो सकती कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज फ्लो होता है। तो सीधी बात है, आपको यहां पोटेंशियल फाइंड करना चाहिए। व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल इज Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। व्हाट इज V2? पोटेंशियल ऑन द अदर कंडक्टर इज Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो अब अगर मैं दो कंडीशन देखता हूं, सीधी सी बात, इफ V1 इज इक्वल टू V2, अगर पोटेंशियल इक्वल है
तो डेल्टा V, दैट इज सपोज V1 माइनस V2 इज 0। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, नो चार्ज विल फ्लो, दैट सिंपल। इफ V1 इज नॉट इक्वल टू V2, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी V1 V2 इक्वल नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट मीन्स PD, दैट मीन्स डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होने पर क्या होगा, चार्ज सपोज Q1 डैश हो जाता है, रेडियस R1 है, और यहां हो जाएगा R2 रेडियस, चार्ज हो जाएगा Q2 डैश। तो दो इक्वेशन बड़ी क्लियर है। पहली इक्वेशन Q1 प्लस Q2, दैट इज इनिशियल चार्ज विल बी इक्वल टू फाइनल चार्ज। इनिशियल चार्ज जो था सिस्टम पर Q1 प्लस Q2, फाइनल चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश के इक्वल होगा। पहली इक्वेशन पक्की है, बड़ी आसानी से समझना। हो सकता है कि Q2 माइनस हो सकता है कि Q1 प्लस हो, तो प्लस में से माइनस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अलजेब्रिकली आपको ऐड करना है। और दूसरी बात, जब फाइनली चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो फाइनल पोटेंशियल विल बी इक्वल, फाइनली potential will be equal, that means दूसरी इक्वेशन, यहां पोटेंशियल V1 डैश विल बी इक्वल टू V2 डैश विल बी इक्वल टू सपोज V। तो यहां इनिशियली फाइनली पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q1 डैश अपॉन R1 इज इक्वल टू Q2 डैश अपॉन R2। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। और सीजीएस सिस्टम में अगर आप देखें तो सीजीएस सिस्टम में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता ही नहीं है। सीजीएस सिस्टम में कैपेसिटेंस क्या होता है, इन सीजीएस सिस्टम कैपेसिटेंस C इज सिंपली R, दैट इज रेडियस। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप सीधे सीधे वहां से हटा दीजिए। इन सीजीएस सिस्टम C is the radius, that means सीजीएस सिस्टम में कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में रेडियस को हम सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे। तो यूनिट ऑफ C क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस विल बी सेंटीमीटर्स, दिस इज कैपिटल C कैपेसिटेंस। तो ठीक है, मैंने यहां 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, सिस्टम आप कोई सा भी ले, दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, यह वैल्यूज इक्वल हो जाएगी, और आप इन दोनों को सॉल्व करके रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं चार्जेस को। बड़ा आसानी से समझना, सॉल्व करना आगे। तो आइए आगे देखते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लॉस ऑफ एनर्जी होगा, पक्की बात है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कम होगी। किसी भी प्रोसेस में जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रहा है, तो सिस्टम डेफिनेटली यही चाहेगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का सिस्टम हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैग्नेटिक हो, इलास्टिक हो, सरफेस पोटेंशियल का हो या न्यूक्लियर हो, किसी भी तरह का हो, पोटेंशियल एनर्जी कम से कम होना चाहिए। सिस्टम की यही एकमात्र, ग्रेविटेशनल हो तो भी, तो सिस्टम की यही एकमात्र कोशिश रहती है। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ है, इसका मतलब एनर्जी लॉस होगा। दुनिया में एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप करें तो मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है क्योंकि सिस्टम हमेशा चाहता है कि लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी हो उसकी। अगर एक से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम के पास, जैसे कि सिस्टम के पास ग्रेविटेशनल, इलास्टिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक सभी तरह की पोटेंशियल एनर्जी हो, तो इन सारी पोटेंशियल एनर्जीज का जो सम है, जो सम मतलब एडिशन करने से जो टोटल एनर्जी होगी वह कम होगी, वह ऐसी होगी कि वो मिनिमम हो जाए। सिस्टम ये चाहेगा कि ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। इस प्रोसेस में कोई एक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, कोई घट भी सकती है। तो ओवरऑल हमने ये बात समझी है कि सिस्टम चाहता है कि उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो कम से कम हो। तो यह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के कारण कम होगी। तो
एनर्जी लॉस्ट होगी। लॉस्ट ऑफ एनर्जी मैं यहां लिख देता हूं केवल कितना होगा। लॉस ऑफ एनर्जी होगा C1 C2 दैट इज कैपेसिटेंस अपॉन 2 C1 प्लस C2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 स्क्वायर। बेसिकली फॉर्मूला है, आगे जाके इस फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के लिए, तो सेम मेथड होगी डेरिवेशन की, तो वहां मैं डिराइव करूंगा, यहां मैं छोड़ देता हूं। तो आइए आगे देखते हैं हम। कैपेसिटर्स हमने पहले क्या देखा था, कंडक्टर देखा था एक जिसे हमने चार्ज दिया था प्लस क्यू। लेकिन कैपेसिटर दो कंडक्टर से मिलकर बनता है। यूजुअली दो प्लेट ले लीजिए आप, या दो कॉन्सेंट्रिक